आपने कब ये डिसाइड कर लिया था कि इंडिया में और चांसेस नहीं देने के? यूजुअली व्हेन यू सी फॉर कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए हो जाता है। ऑलमोस्ट 22 लाख से लेकर 23 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए एंड इंडिया में भी जो सीट्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड। तो एक्सेप्टिंग के पर्पज से सबसे अच्छा लगा ये। मैंने एक दिन ऐसे पूछा कि बेटा अगर इस साल आईमेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हमने जब मेडिसिन प्रमोट करना शुरू किया फॉर मेडिसिन तब बिकॉज जब भी अब्रॉड एजुकेशन बच्चे देखते हैं तो मेजर फैक्टर उनके दिमाग में जब क्या आता है, इट्स नॉट कॉस्ट। हाँ, अगर दिल्ली में होता तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान रहता, लेकिन दुबई में बहुत अच्छा लगा, बहुत केयर किया आप लोगों ने। एक ट्रिप था सिटी टूर किया, करवाए उनको, तो बहुत एंजॉय किया। हमने बोला कि आप पहले जो पर्पस है आपका यहाँ पे जो आए हैं, दैट्स द मेजर रीजन फॉर क्लियरिंग द आईमेट बिल्डिंग सक्सेसफुल। हमारे लिए मतलब तब बहुत ऐसा एक बात था कि अकेली कैसे छोड़। जो फ्लाइट में वो बैठे थे, इस फ्लाइट में कुछ टर्किश पीपल आ गए और कुछ बहस हुआ उन लोगों के बीच में। बच्चे और पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि आईमेट अगर खत्म हो गया तो प्रोसेस खत्म। सिर्फ 1 महीना 2 महीने ऐसा करके निकल गया, वीजा का स्लॉट नहीं मिल रहा था। कैसा था वो मोमेंट जब वीजा आया? मैंने बोला कि सर कोई तो रास्ता होगा। सुबेशा का एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या है एंड आपके फैमिली रिलेशंस में वो कैसा इम्पैक्ट हुआ आफ्टर शिफ्ट यू ओवर देयर? आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, वेस्ट बंगाल का इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और अदर्स कॉलेजेस में सीनियर लोग क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं। और उधर सीनियर्स लोग क्या किया, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को जब एज ए टॉपिक लिया जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बैकफुट हैं। Hello everyone, Roshanjit on this side from Kalinga Euro. आज का जो पॉडकास्ट है इट्स गोइंग टू बी अ बिट स्पेशल, क्योंकि आज हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं, सुमित सर एंड सोमा मैम, who are the parents of Subhecha, one of our this year IMAT candidates, जिन्होंने अपना IMAT सक्सेसफुली क्लियर करके नाउ शी स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कटानी। और ये पॉडकास्ट क्यों स्पेशल है, व्हाई वी पोस्ट स्पेशली सुमित सर, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ पेरेंट, ही इज अ टीचर एज वेल। So आज का जो पॉडकास्ट है, यू विल सी इट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेरेंट एंड अ टीचर। एंड इंडिया में जो बहुत सारे बच्चे दे आर प्लानिंग फॉर देयर मेडिसिन अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड इन जनरल, उनको आज जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट विल गिव देम एन इनसाइट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी कंसीडरिंग व्हेन यू आर मूविंग फॉर अब्रॉड। मेडिसिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डाउन साइड्स हैं, एंड व्हाई एग्जैक्टली शुड वी बी चूजिंग दिस एज अ करियर ऑप्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम वी directly see. So hello sir, hello ma'am, welcome to the podcast. आपका बहुत बहुत स्वागत है। So ma'am and sir, मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा, it will be like इंडिया में जनरली जब करियर ऑप्शंस चूज करते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, they usually go for the common fields like engineering हो गया, मेडिसिन हो गया, that there is a majority part to population who is मेडिसिन स्टडीज इन जनरल। आपका जो पर्सपेक्टिव था, वाज इट लाइक स्टूडेंट इसके लिए पैशनेट थे, या फिर एक करेक्टिव फैमिली डिसीजन था, या फिर हाँ पेरेंट्स का इसमें स्पेसिफिकली रोल था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, उसको मेडिसिन पढ़ना था और पहले तो ये प्लान करके रखे थे शुभेच्छा ने कि मास्टर्स जो करना है वो अब्रॉड में करिए। 1 साल उसका मेडिसिन का जो अटेम्प्ट था वो फेलियर हो गया। दूसरा साल देने वाले थे, तब उन्होंने प्लान किया कि कोई ऐसा एजेंसी ढूंढते हैं जिसके जरिए हम बाहर जा सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं कि मेडिसिन का पढ़ाई शुरू से ही बात किया जाए तो मास्टर्स भी वही हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का ये डिसीजन बना। सो अब्रॉड आपने कब ये डिसाइड कर लिया था कि इंडिया में और चांसेस नहीं देने की? यूजुअली व्हेन यू सी फॉर कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए हो जाते हैं, दे गो फॉर 2 to 3 अटेम्प्ट्स। वो आपका क्या पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि और मेडिसिन इंडिया में वी शुड नॉट गिव इट अ ट्राई, वी शुड लुक फॉर अब्रॉड ऑप्शंस? सेकेंड एग्जाम जब दिया था नीट का, तब घर में आके थोड़ा सा उदास थी। बोला कि पापा मुझे 3rd टाइम जब देना ही है तो एक बार आईमेट दे के देखते हैं। वो पहले से वो सब इकट्ठा कर रही थी कि क्या है, कैसा एग्ज़ाम है, किसके जरिए दे सकते हैं। हम तो एकदम मतलब आसान से गिरेगी कि आईमेट है क्या, मेरे को और मिसेस को पता ही नहीं था आईमेट क्या होता है। तब उन्होंने बोला कि मैं देख रहा था यूट्यूब में, वो एक एजेंसी है कलिंगा यूरो करके, ये लोग आईमेट एग्ज़ाम पर प्रिपरेशन भी देता है
और सारी जो झंझट है जो हम लोग ले नहीं सकते, ये सारे उठाते हैं। तो एक बार उनसे बात कर, तो तब जाके हम लोगों ने ये एजेंसी को चुना। एंड अभी भी मैं अगर आपको एक जनरल स्टैटिस्टिक्स दे दूं, तो आप अगर नीट 24-25 में देखेंगे दैट ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 22 लाख से लेकर 23 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। एंड इंडिया में भी जो सीट्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड। इफ यू कंसिडर द गवर्नमेंट सीट्स इट्स अराउंड 55,000। अगर आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिला के बोलते हैं देन इट्स अराउंड 1,10,000 to 1,50,000। तो अगर आप रेशियो भी देखेंगे तो रेशियो तो एक सीट के लिए ऑलमोस्ट 22 to 24 बच्चे कॉम्पीट करते हैं। सो दैट ऑल्सो माइट बी ए रीजन कि स्टूडेंट्स अब्रॉड चूज करते हैं एंड इन जनरल they get exposed to options like PITI, जो कि बहुत कंसिडर अगर सारे फैक्टर्स आप करें इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू बोथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने इटली ही क्यों स्पेसिफिक चूज किया? लाइक व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट जो इटली के पास ही लेके गया? देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, आपने जरूर अपनी साइड से भी कुछ रिसर्च किया होगा। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई करने चाहते हैं मिनिस्टर्स। सो व्हाई एग्जैक्टली डिड यू गो फॉर इटली? व्हाई इटली बिकेम योर फर्स्ट प्रायोरिटी? एक्चुअली ये इटली का डिसीजन भी शुभेच्छा टाइप था। उन्होंने देखा, पूरा रिसर्च किया कि इटली का जो मेडिसिन का पढ़ाई है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, और जो 17 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ है उसको प्री एनरोलमेंट, ये तो आप लोग वाली बात ही जानते हैं, प्री एनरोलमेंट करना पड़ता है। तो उसका जो सारा सिस्टम है, पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो प्रीवियस स्टूडेंट पढ़ रहा है उनका सारा जो पॉडकास्ट यूट्यूब जो भी आते हैं ना अभी सोशल मीडिया, वो सारे वो रिसर्च शुभेच्छा नहीं किया था। एक्चुअली शुभेच्छा ने हम लोगों को कन्विंस किया कि पापा यहाँ जाना है। एंड क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो आप भी कंसिडरेशन में लेके अपने? सेफ्टी में देख रहे थे, सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत अच्छा पता किए गूगल में, यूट्यूब में, तो सेफ्टी के पर्पज से सबसे अच्छा लगा है। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज सर, मतलब यूजुअली जब हम अब्रॉड ऑप्शंस कंसीडर करते हैं, लाइक इफ यू टेक कंट्रीज इनटू कंसीडरेशन, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, अफोर्डेबिलिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, बच्चों का मैनेजर्स पता है, बच्चों ने सेफ्टी की। सो कौन कौन से फैक्टर आपने अकाउंटेबिलिटी में लेके ये ऑप्शन देखा था? आप कुछ बैकअप ऑप्शंस भी इसके साथ कंसीडर कर रहे थे और यू लुकिंग फॉर इटली? आप रिसर्च कर रहे थे कि अदर देन इटली क्या वो ऑप्शंस हैं जो बच्चे के लिए अवेलेबल हैं? हम लोग कोई बैकअप प्लान किए नहीं, अगर इसी नहीं होता तो निश्चय इटली में ही हम ट्राई करते थे। हम लोग प्लान में नहीं था उनकी वो इंडिया में रहना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पोर्ट है, वो बाहर जाने से ही मुझे मिला। वो कोई इटली फर्स्ट प्रायोरिटी में इटली को रहती थी, तो अगर नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट फिर साइमेट में उसको फिर से वो जाके फिर से वो ड्राई करते, तो यही हम प्लान। ओके, और कुछ फैक्टर्स हम जैसे कि स्कॉलरशिप्स, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इटली में स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, एजुकेशन इज अ बिट अफोर्डेबल कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड अगेन कंपटीशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कंपटीशन इज आल्सो ए पार्ट। वो सब फैक्टर्स भी आपने कंसिडरेशन किए थे जब आप इसके लिए देखते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा बेटी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और उसका कॉन्फिडेंस का एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देते हैं। वो आईमेट देने से पहले आप लोगों से कुछ टिप्स हम लोगों को मिल गया था। खास करके मैं किप्सिता मैम का नाम लेना चाहूँ, उन्होंने बोला था कि मार्केटिंग ये करना पड़ता है, पहले आईमेट दे दो, इसके बाद ये मार्केटिंग होगा, ये आपका लगेज होगा, तो वहाँ ले जाने के लिए ऐसा लिस्ट होगा, तो बता दे। तो आईमेट से 2 महीने पहले हम लोगों का सारा मार्केटिंग खत्म हो गया, मतलब इटली जाने के लिए वो फुल प्रिपेयर था। हाँ, तो मैंने एक दिन ऐसे पूछा कि बेटा अगर इस साल आईमेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो बोला पापा हो जाएगा, हम लोगों से पूरा सहायता मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो मैं क्रैक कर सबसे लूँगा। ज़्यादा तो डिफिकल्ट का स्लॉट बुक करना, क्योंकि हम लोग एग्जाम का स्लॉट हम कैसे बुक कर रहे हैं, वो आप लोग अगर नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट हो जाए। स्लॉट बुक करना, फिर वहाँ से ये जाना, दुबई में रखना, वो जो फुल आप लोग जो केयर किए उसका, वो मैं आके बोल देती तो बहुत ही ज़्यादा। वो भी थोड़ा सा हॉस्पिटल सिचुएशन हो गया, वो हाँ, डिस्कशन में हम लाएंगे कैसा क्या वो सीन था। अभी सर दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट टू इंट्रोड्यूस कलिंग से इंट्रोडक्शन कैसे हो? हाउ डिड कलिंग कम इनटू द पिक्चर? मतलब वाज इट समथिंग दैट रिसर्च आप कर रहे थे या सुबेश देख रहे थे कुछ? सो कलिंग टू पिक्चर में, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु अदर देन कलिंग टू टीक, तो आपका ये जो कलिंग के साथ प्रोसेस कंटिन्यू करने का, स्टार्ट करने का, ये ख्याल आप कौन सा है? एक्चुअली 3-4 ऐसे कुछ एजेंसी का वो जिक्र कर रहे थे, तो हम चारों मिलकर बैठकर तो ये डिसाइड किया, सारे पॉडकास्ट हम देख रहे थे, तो हम लोग के फर्स्ट प्रायोरिटी कलिंग ही लगा, क्योंकि इन लोगों का जो सर्विस है
वो सारे जगह से ऐसे ही पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा था, पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा था, रेटिंग भी देख रहे थे गूगल में। तो ऐसे ही कलिंग और हम चारों ने मिलकर चूज किया। It was a collective decision. So अभी मैं आपको पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा, जिन्होंने मतलब आप ऐसा पेरेंट नहीं है तो सिर्फ हमारा नाम सुना है या फिर आपने वीडियोस देखा, आपने कुछ प्रोसेस एक्सपीरियंस किया है। सुबह से था तो कुछ प्रोसेस शुरू होने से लेकर एंड तक, हाउ वाज योर एंटायर एक्सपीरियंस? आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ट्रस्ट फैक्टर हो गया, इज इट लाइक लो टू हाई या फिर हाई से लो? बिकॉज देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक एवरी प्रोसेस कैन गो ऑन स्मूथ। सो आपका कलिंग यूरोप को ये प्रोसेस के लिए वट एवर आपका फीडबैक है, जो भी फीडबैक है, अप्स डाउन्स जो भी है, आप अगर एक रॉ एक्सपीरियंस आपका शेयर करेंगे, दैट विल बी वेरी इंसाइटफुल फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। सही, हम लोग ने जब से कलिंग के साथ जुड़े हैं तब से मतलब उनका जो इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर था, एक एक पार्ट का जो पेमेंट था, वो सब चालू कर दिए। उसके बाद ट्रस्ट इशू जैसे आप बता रहे हैं, तो उनमें कुछ डाउट हमारे बीच आ रहा था, मतलब मैं और मेरे बिजनेस में। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो एक बार देख के आते हैं ऑफिस वगैरह। तो अचानक डिसीजन हुआ, बस पकड़े, एक तो भुवनेश्वर गए, ऑफिस गए, आप लोगों से मिले, फिर खुशी खुशी आ गए। तो लगा कि हाँ, आप लोग सही कर रहे हैं। बाकी जो सर्विस है इसके बारे में बोलूँगा, बहुत अच्छा सर्विस मिला हम लोगों को एक्चुअली। हमारा बैड लक है जो हम लोग का आईबैट का एग्जाम बाहर दे लेके नहीं जाना पड़ा पोस्ट आउट के वजह से। अदरवाइज इट्स वंडरफुल, लोग अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ए फीडबैक लाइक दैट, क्योंकि मैं जब भी पेरेंट्स से मिलता हूँ जिनका कलिंग यूरो ने सक्सेसफुली प्रोसेस किया है और बच्चे जाके खुद पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आई समहाउ फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बैक इन 2020 हमने जब मेडिसिन प्रमोट करना शुरू किया फॉर मेडिसिन इन पी, तब इसका अवेयरनेस वॉज कम्प्लीटली जीरो। किसी को पता ही नहीं था ऑप्शन ऐसे ढूंढ सकते हैं लोग। बिकॉज जब भी अब्रॉड एजुकेशन बच्चे देखते हैं तो मेजर फैक्टर उनके दिमाग में क्या आता है, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, या फिर अगर भी एक्सपेंसिव कहीं नहीं हो रहा, देयर टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमने जब शुरू किया तब से लेकर आज तक बहुत अवेयरनेस बढ़ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुली वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे नए कंपनीज भी आ चुके हैं मार्केट में जो फुल फ्लेजली इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड वी आर समहाउ हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि अवेयरनेस जितना बढ़ेगा मोर स्टूडेंट्स जाएंगे एंड मोर बच्चे जान पाएंगे कि ऐसा भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे दे शुड बी परसुइंग देयर एजुकेशन रादर देन गोइंग फॉर समथिंग रिपीटेडली। एंड हम भी बहुत सारे कंसल्टेंसीज के साथ अभी B2B कोलैबोरेशन कर चुके हैं थ्रू आउट इंडिया, सो वी आर गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, वी हैव लॉट ऑफ पार्टनर्स इन इंडिया। सो अगेन ऐसा फीडबैक जब मैं सुनता हूँ, आई समहाउ फील very good and happy about whatever I'm in the part with. So usually such an IMET preparations, like IMET examination, medical journey जब इटली का होता है, so इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि इसमें इनरोलमेंट हो गया, DOV, शीमिया, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होता है। सो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दूसरा रहता है आपका IMET प्रिपरेशन। ये दोनों फैक्टर मेजरली डिपेंड करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी अगर हो गए होंगे, IMET प्रिपरेशंस होके एग्जामिनेशन ठीक से नहीं होंगे, देन इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो आप सुबह से जैसे कि वन फॉर कैंडिडेट्स हु हैज अटेंडेड द IMET एग्जामिनेशन एंड पर्सनली उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने क्लासेस लिया है, मेंटर गाइडेंस सब लिया है। सो आप कुछ फीडबैक इसके रिगार्डिंग देना चाहेंगे, हाउ आर द क्लासेस, कैसे टीचर्स ने गाइड किया, कैसे जो हमारे IMET टीम है उन्होंने गाइड किया, सो दैट इट कैन एक्ट एज अ फीडबैक फॉर देम एज वेल। क्या पॉइंट्स रहेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, क्या पॉइंट्स हमको ज़्यादा थोड़ा कंसिडरेशन में लेना चाहिए रिगार्डिंग IMET क्लासेस? सो वो अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएंगे, दैट वुड बी इंसाइटफुल। क्लासेस का जो था, मतलब सुरेचा ऑनलाइन क्लास करती थी, तो क्लासेस का जो था उसके बारे में मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग है सुरेचा का। मतलब मेरा पढ़ाई अलग टाइप का है, उनका पढ़ाई अलग टाइप का है। सुरेचा वो सेटिस्फाइड, उनको अच्छा लगा, आप लोगों का जो क्लास था वो अच्छा लगा। और एक्चुअली IMET का जो सिलेबस था और इनका नेट का जो सिलेबस था वो थोड़ा डिफरेंट है। सुबह मेडिकल के लिए इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि उन्होंने अपने +2 जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स रखा ही नहीं था, और IMET में एक मैथ्स सब्जेक्ट था। तो सुबह बोला पापा कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो पापा बोला कि पापा आप मुझे मैथमेटिक्स का जो है IMET का वो सब
थोड़ा सा हेल्प कर देना। तो बाद में वही बोलने लगा कि पापा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि क्लासेस जैसा हो रहा है ना मुझे अच्छा लग रहा है और इससे हो जाएगा। हाँ, तो क्लासेस वगैरह तो बहुत अच्छा था। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप जैसे बोले कि डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा कुछ वर्ड्स था जो मुझे पता ही नहीं था, जैसे सिनिया बोले, डीओबी बोले या एमईए अपोस्टाइल्स बोले, ये सब मुझे पता ही नहीं था क्या होता क्या है। तो ये तो बहुत मतलब हम लोगों को एकदम जीरो से स्टार्ट किया और कलिंग एकदम पहले दिन से था। पहले दिन से उन लोगों का जो जैसा हेल्प मिला, ऐसे हेल्प के बिना मैं इतना दूर आ नहीं पाता, सुबह से पढ़ने नहीं जाता। Glad to hear that, sir. और मुझे जो प्लस पॉइंट लगा, मतलब मैं और भी बहुत ज़्यादा सपोर्टेड, बहुत सारे एजेंसी में वो इंडस्ट्री से कर लेते। ट्रस्ट इशू तो एक आ ही जाता है। आप सोच लीजिए बेटी को बाहर भेजना, ये बहुत ही बड़ा मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले जाता है। तो मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो जो है जूनियर सर वहाँ पर रहते हैं इटली में, फिर वहाँ पर वो भी टेक केयर करते हैं, हालचाल पूछते हैं, वहाँ जाते हैं तो मीट करते हैं, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी एजेंसी में ये नहीं है कि इटली में अगर कनेक्शन करना चाहूँ तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास की फैसिलिटीज है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी है। Really, it's ये जो process है, it's a timeline of many years. हाँ। कि it's 7-8 से करके इतना network strong build किए हैं। अभी we can proudly say that we have students in almost every university of Perth. So ground level network से होके आपका community building हो गया, वो सब support हम अभी इटली में provide कर सकते हैं। Because हमारे जो founders हैं उन्होंने भी अपना education वहीं पे खत्म किया। So like इटली इज काइंड ऑफ, बहुत सारे कंट्रीज हैं डील करने के लिए, बट हम मेजरली टारगेट रखते हैं कि बच्चों को इटली भी जाएं। एंड कहीं ना कहीं फाउंडर्स का भी ड्रीम है कि इंडिया से जो 500 प्लस जो सीट्स हैं सारे इंडिया के कैंडिडेट्स ही लिए। जैसे कि मैम आपने भी डिस्कस किया ग्राउंड लेवल सपोर्ट, ये दिस इज अ प्रोसेस दैट हैज टेकन अ लॉट ऑफ इयर्स। ये हम क्योंकि ऑलमोस्ट इटली का बेसिकली आप बोलेंगे तो हम 2018 से डील कर रहे हैं, मेडिसिन हमने 2020 से। So down the line it's around 7 to 8 years. So इससे बहुत सारे communities हो गए, स्टूडेंट नेटवर्क हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके लिए बनाए। इसे ग्राउंड लेवल में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम A to Z इसमें असिस्ट कर पाए, क्योंकि आपको ऑलरेडी अगर पता नहीं होगा तो हमारे को फाउंडर्स जो हैं उन्होंने अपने एजुकेशन भी उन्हीं पे खत्म किया। So they tried building a lot of student communities over there और as well जहाँ जब वो पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट उनका एक ड्रीम भी हमेशा से है कि जो इटली में 500 प्लस सीट्स हैं मोस्टली उसको इंडियन कैंडिडेट्स ही। सो आई होप दैट कैन बी ए ट्रू सन। सो अभी कुछ डाउन्स के बारे में बात करते हैं सर, जो क्राइसिस को है, जिसकी मैंने ऑलरेडी बताया, आपने भी डिस्कस किया, दुबई कैसेस। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हर साल हम स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपका सीट इंडिया में बुक करा देंगे, बिकॉज हमने इतने सालों से ये भी एक्सपीरियंस और ये भी प्रॉमिस अपना फुलफिल किया कि हम स्टूडेंट्स को 100% इंडिया में ही सीट देंगे। इस साल भी हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सारे बच्चों का इंडिया में सीट हो गया, हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड प्री प्लान। बहुत ये वीक्स का प्रिपरेशन होता है, हमारी टीम इसमें 2-3 हफ्ते प्रिपेयर करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कौन मतलब IMET स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन जो टीम है किसका कितने टाइम में होगा, एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिपेयर। बट एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि इस साल द वेबसाइट क्रैश फॉर 48 आवर्स की, सो बहुत सारे बच्चों का जिनका ऑलरेडी दुबई में सीट बुक हुआ था, वी गॉट अ रिफंड एज वेल। तो ऑलमोस्ट 50 से 60 कैंडिडेट्स का हमें इमरजेंसी बेसिस पे सेकंड ऑप्शन दुबई में सीट बुक करना पड़ा, बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन, इंडिया की सीट्स नहीं। सो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? बिकॉज अगेन आपकी गर्ल चाइल्ड है, उनको इतना दूर भेजना, आपका एक्सपीरियंस उसमें क्या था? आपको मन में ट्रस्ट इश्यूज थे उस टाइम पे? कलिंगा यूरो ने आपको कैसे असिस्ट हुआ? आपका एकोमोडेशन से लेकर आपका ट्रैवलिंग से लेकर A to Z जो टोटल प्रोसेस था दुबई का, उसमें आपका अगर जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, दैट विल बी इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस एज वेल। सच अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा हम लोग ऑफेंडेड हो गए थे जब आप लोग सुने कि नहीं होगा उसका दिल्ली में, दुबई में होगा, तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल मतलब कभी गई नहीं है घर से बाहर। ये तो सोचे कि एजेंसी बुक किए हैं, इसके बाद भी स्लॉट नहीं मिला, दुबई मिला, तो कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, कैसे क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया था वो घर में, मतलब खाना सोना भी बंद हो गया था कि पता नहीं क्या होगा, ऊपर से डर भी गई थी। लेकिन उसके बाद का जो चैप्टर है, उनको आप लोग जिस तरह से गाइड करके लेके गए, वहाँ रखे, वो बहुत ही अच्छे होटल में, वहाँ पर जो भी मतलब था एग्जाम के, तो
हम लोग इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए और वो खुद बोल रहे थे कि माँ मैंने लाइफ में जितना भी एग्ज़ाम दिया है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की एग्ज़ाम मैंने यही लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हुआ। हाँ, अगर दिल्ली में होता तो हम लोग के लिए थोड़ा-सा आसान रहता, लेकिन दुबई में होने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि ये सिंक्रोनिज़म ट्रिक का वो थोड़ा-सा हमको वो बाहर भी गए अकेले, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं गिर पाया। आप लोग जिस तरह से गाइड किए ये तो एकदम सब तरफ से बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब वो उसके बाद से ज़्यादा दृष्टि बढ़ गया मतलब आपको की तरफ से कि नहीं, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग अकेली जा रही थी बाहर, लड़की है थोड़ा-सा डर लगता है वो कैसे क्या करें, तो उसके पापा वहाँ पर रह गए उसको ड्रॉप करने के बाद। तो नहीं, बहुत ही अच्छा और इसलिए एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा दी, रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ। सर आपका फीडबैक इसमें ना दिल्ली से उनका फ्लाइट था दुबई का। पहले जब सुना कि दिल्ली से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा शॉक लगा। फिर आप लोगों से बात करके ऐसा लगा कि ना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से कोई दो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर बोला कि आप लोगों से ही जवाब आया कि दिल्ली से फ्लाइट है और दिल्ली तक हमें पहुंचाना है। मैं गया था उसको दिल्ली लेके और दिल्ली से मैंने फ्लाइट पे छोड़ दिया उसको। उसका फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर था ये। उसके इटली जाने से पहले भगवान का ऐसा ही मर्जी था कि उसको पहला फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार फ्लाइट चल रही, वो भी इंटरनेशनल। तो उसका एक एक्सपीरियंस हो गया और आप लोगों से वहाँ जैसा सपोर्ट मिला एक बड़े भाई की तरह। एक सीधा फ्लाई एयरपोर्ट में आए कि आप एयरपोर्ट में थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत केयर किया आप लोगों ने। एक ट्रिप था अब सिटी टूर किया करवाए उनको, वो बहुत एंजॉय किए। होटल से एग्ज़ाम हॉल तक जाना फिर जाना और वहाँ से बस से लेके आना। फिर वो जब दिल्ली पे उतरे तब बोला कि पापा हो गया है मेरा, मैं क्लियर कर लूँगा। इतना अच्छा एग्जाम था। must have been a good moment for you. ये ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा भी बोला थे क्या कि आपको बताओ उससे फीडबैक बहुत ही अच्छा। Again, दुबई क्राइसिस के लिए आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज क्योंकि अगेन अगर हमारे पास में उतना नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, सब कुछ हो गया। ये हुआ तो अगर ठीक हुआ। हाँ, उनमें उसके लिए मेरा 1.5 लाख ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मनीज गया, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला सब लग गया। हमने ट्राई किया कि बच्चों को कुछ भी एग्जाम से पहले से मैं पर्सनली अप्लाई किया था फ्यू द कैंडिडेट्स। सो हमने ट्राई किया कि जितना हो सके बच्चों को कंफर्ट में और प्रॉपर रेस्ट के साथ रख सके ताकि उसके बाद वाले दिन का एग्जाम बनना। सो वी ट्राई तो इवन बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि आप सिटी टूर प्लान कीजिए उसके पहले वाले दिन, बट स्ट्रिक्टली हमने बोला कि आप पहले जो पर्पस है आपका यहाँ पे जो आए हैं दैट्स द मेजर रीजन, इट्स फॉर क्लियरिंग द आईएमएट, बिल्डिंग ए सक्सेसफुल करियर। सिटी टूर वगैरह आप जब इटली में पहुंच जाएंगे इट विल बी कंप्लीट डिफरेंट वर्क। यू हैव एक्सेस टू ऑल द 29 शेंजन कंट्रीज। आपका वीजा जो है शेंजन वीजा, कहीं कोई भी देश में जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो आपका मेजर फोकस आज जो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप आए हैं आपका आईमेट पे ही रहना चाहिए, so that you make out of something of history. जो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी टाइम एंड कुछ स्ट्रेस के साथ आप यहाँ पर लीजिए। सो ये क्वेश्चन सर मैम आप दोनों के लिए रहेगा। जब सुवेशा ने अपना आईमेट एग्जामिनेशन की तब आपको ऑब्वियसली खुशी इज अ पार्ट, आपको खुशी हुआ होगा, बट उसके साथ वाज देयर एनी अदर इमोशंस? आपको कैसे उस टाइम पे फील हुआ? बिकॉज इट्स टू वे। एक साइड में वो अपना करियर बनाने के लिए शी इज मूविंग अब्रॉड, शी इज गोइंग टू अ कंट्री और शी विल हैव अ सक्सेसफुल लाइफ है। उसके अदर फैक्टर में अगर आप देखें शी इज लीविंग द कंफर्ट ऑफ घर छोड़ के जा रहे हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व। तो उस टाइम पे अगर आप अपना फीलिंग्स बता पाएंगे उस टाइम पे क्या था? Was it up, a down, or it was a combination of feelings? So that will be very insightful for us. तब तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि बहुत दिन से लोग वेट कर रही थी वीज़ा के लिए, जगह के लिए। एटलीस्ट का एक ड्रीम था, ड्रीम डेस्टिनेशन था, मेडिकल तो था ये। तो हम लोग सब एक्साइटेड थे, हम लोग पैकिंग कर रहे थे ये सब, लेकिन एयरपोर्ट में जाने के बाद पता चला कि नहीं घर वापस जाते थोड़ा सा डर गए। तो लेकिन नहीं, वो बहुत ही ब्रेवली मैनेज की, अकेली गई, बहुत ही सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल किया। और एज अ पेरेंट हम लोग तो थोड़ा सा ये रहे लगे, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि एज अ गर्ल चाइल्ड मूविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बहुत था, एक्सेसिबल भी करने के लिए यू नीड ए फ्यू डेज वहाँ पे जाने के लिए। सो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके मन में वैसे ख्यालात आए होंगे, सम फैक्टर्स एंटर। सो सर आपका इस वीक एक्सपीरियंस और आप
एक्चुअली मैं सोचा था कि इसका जो इटली का जर्नी है वो मैं उसको लेके जाऊंगा, तो मेरा पासपोर्ट में कुछ इशू आ गया तो मैं जा नहीं पाया। फिर उनका एक दोस्त वो शायद अकेली ले ली थी ना अंकित अगर, हाँ। तो वो दो बैचअप हो गए और बोले कि साथ में ट्रेवल करेंगे। मैंने सोचा ठीक से भले दो साथ में जाए। फिर एक मोमेंट पे अंकिता क्विट कर दी, उनको 5 का टिकट हो गया था। फिर सुबह से बोला पापा कोई चिंता नहीं, मैं अकेली चल जाओ। वो हमारे लिए मतलब तब बहुत ऐसा एक बात था कि अकेली कैसे छोड़ दे। आई बैट देने के लिए गया था कब आप 2-3 डे उससे साथ। अब अभी का पूरा जर्नी जो है और बहुत सारा लगेज था उनके पास, तो 1 साल के लिए नहीं आएगी ऐसा बोल के गया। तो बहुत सारा लगेज था, बोला कि हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सोचो मत, मैं यार चला गया। फिर अकेले रवाना हो गई यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कटानी। पूरा जर्नी के दौरान हम लोग फोन में कनेक्टेड थे और जहाँ पे भी एयरपोर्ट में उतर रही थी फोन कर रही थी, वीडियो कॉल कर रही थी, सारे बहुत अच्छे से। लेकिन इस्तांबुल से कटानिया में जो फ्लाइट था वहाँ कुछ इशू हो गया। जो फ्लाइट में वो बैठे थे उस फ्लाइट में कुछ टर्किश पीपल आ गए और कुछ बहस हुआ उन लोग के बीच में, जो इनको भाषा समझ में नहीं आया। फिर वो फ्लाइट कैंसिल हो गया। दूसरा फ्लाइट 2 घंटे के बाद, एक्चुअली उनका कटानिया में लैंडिंग था 6:45 PM ऐसा कुछ। फिर किस वजह से उसका लैंडिंग हो गया 8:45 एट नाइट। फिर वहां से उनको ये जो रेंटल हाउस था वहां तक जाना था। तब मुझे बहुत डर लग गया कि अकेली उतरेगी। फिर वहां से एक बंदे को आना था, वो रिसीव करने के लिए आएंगे ऐसा मेंटर वगैरह होते हैं वहाँ कटानिया। तो वो बोला इतनी रात को मैं तुमको लेने के लिए जाऊंगा, फिर आपको ड्रॉप करके मेरा घर आना वो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर अकेले अरेंज कर दो। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे वो उतरे, सारे जो लगेज वगैरह मिला। फिर वहाँ से एक टैक्सी लिया, तो फिर अपने घर पर आया। जब तक घर नहीं पहुंचे तब मतलब 10 साढ़े 10 ऐसा कुछ बज रहा था। पर हम लोग ऐसे बैठे थे सिंपली, खाना भी नहीं खाए, सोए भी नहीं, जब तक घर नहीं घुसे। घर घुसने के बाद बोला कि पापा आना पहुंच गया, तो दिक्कत नहीं है, आप खाना खाओ सो गए बस। I understand. I completely understand. And I think ये जो mentorship का प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ने ही अपने साइड से ऑफर किया था, I'm not wrong, कि कोई स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर आएंगे वो खुद रिसीव करेंगे। मेरे ईमेल के थे राइट राइट। स्टूडेंट ईमेल थी। तो सर मैं अभी पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं and there will be few more questions to answer, उसके बाद we can wrap this up। एंड ये जो पार्ट मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा एंड उनके बहुत सारे डाउट्स पूछिए, तो आई होप मैं आपको ज़्यादा ट्रेन नहीं ले रहा हूँ। तो बच्चे और पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि आईमेट अगर खत्म हो गया तो प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। बट जैसे कि आप एज अ पेरेंट आपने पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आपको पता है कि आईमेट के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका एनरोलमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन डी हो गई, शिमिया एंड कोस्टाइल, सब कुछ उसमें होता है, प्लस आपका वीजा विच इज वन ऑफ द मेजर पार्ट जो आईमेट के बाद टेक केयर ये प्रोसेस करता हूँ। एंड अगर वीजा बच्चे का क्लियर नहीं हुआ था बाय एनी चांस, उस समय पे इट्स काइंड ऑफ ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ देयर हार्ड, जो उन्होंने 1 साल या 8 महीने जो मेहनत करके एग्जामिनेशन दिए हैं। इवन जैसे कि सुबेश ने दुबई भी इसके लिए ट्रैवलिंग, so बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइमिंग का वेस्ट हुआ एंड 1 साल उनका बर्बाद हुआ, विच इज अ मेजर फैक्टर। रिगार्डलेस ऑफ आपका फाइनेंसेस जो भी एक्सपेंसिव हुआ है, टाइम कहीं ना कहीं इससे ज्यादा मैटर। तो ये सारे प्रोसेस में आपको कलिंग यूरो ने कैसे असिस्ट किया? क्या जर्नी स्मूथ था? वीजा एनरोलमेंट सारे कुछ प्रोसेस का क्या क्या चीजें हैं जो कवर हुए हैं आपके वीजा इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंटेशन में? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो पार्ट में, एग्जाम क्लियर होने के बाद के पार्ट? नहीं एक्चुअली आप जैसा पूछा कि ये जर्नी स्मूथ नहीं, ये जर्नी स्मूथ नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन का बारे में जो वादा कलिंग ने किया था वो सारे बहुत अच्छे से किए, लेकिन वीसा प्रोसीड्यूर में कुछ इशू था। इटालियन एम्बेसी से हो सकता है या कहीं और से भी हो सकता है।
तो स्लॉट नहीं मिल रहा था हम लोगों का। स्लॉट जो मिल रहा था उससे हमें पता चला कि जब तक वीजा मिलेगा तब तक उनका 29 नवंबर ऐसा कुछ उनका लास्ट डेट था कटानिया का। तो वो तो हम लोगों के पास मिला ही नहीं मौका। तो फिर 1 महीना 2 महीने ऐसा करके निकल गया, वीजा का स्लॉट नहीं मिल रहा था। तो शुभेच्छा ने दिन रात वो ट्राई किया कि वीजा का स्लॉट कैसे मिला। कुछ सीनियर से बात हुआ, कुछ वीजा एस्पिरेंट्स थे उनसे बात हुआ। तो एक दिन शुभेच्छा ने मुझे बोला कि पापा एक भैया है और ऐसा कुछ नाम था उसका। तो बोला कि वो वीजा स्लॉट छोड़ रहा है, तो मैं क्या वो स्लॉट बुक कर सकता हूँ? तो मैंने बोला कि बेटा मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप टीम से पूछ लो। तो पूछ तो बोला है शायद दीपक सर असिस्ट कर रहे थे भाई। Yes, yes. तो दीपक सर ने बोला कि वो छोड़ रही है मतलब तुमको मिलेगा, ये एश्योरेंस हम नहीं दे सकते, लेकिन आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा कोलकाता। मैंने बोला चल, रात को निकल गए यहाँ से, बस लिया, कोलकाता पहुंच गए सुबह सुबह। जाके वहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए बोला कि हम लोगों ने ऐसे स्लॉट एक बंदे ने छोड़ा है, तो उसका जो स्लॉट है वो हमें अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा कटानिया यूनिवर्सिटी का टेक छूट रहा है, पीछे छूट रहा है। तो बोला कि ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे स्लॉट नहीं मिलता है। ये स्लॉट तभी मिलेगा जब आपको एम्बेसी से कुछ मेल मिलेगा। कब? तो हम लोग दुखी हो गए, बाप बेटी बैठे बैठे को क्या करें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके दीपक सर को बोला कि सर नहीं मिल रहा है। तो बोला कि आप एक काम करो, टोटल एम्बेसी को मेल कर। एम्बेसी को मेल किया, एम्बेसी का नंबर वहां से लिया, फिर उस नंबर पे फोन किए। तो उनका जो मतलब जो फोन उठा रहा है वो एम्बेसी का आदमी नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट वगैरह है कुछ। तो उनको बोला गया कि ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग एक बार बात करना चाहते हैं एम्बेसी से। तो बात नहीं है। फिर 1 घंटे के बाद फिर एक बार फोन किया। ऐसा 2-3 घंटा हम लोग उधर ही बेबस में बैठ गए। उसके बाद एक बार फोन लगा, तो फोन लगने के बाद डायरेक्टली जब बात हो रहा था तब दीपक सर भी कॉन्फ्रेंस में थे। तो दीपक सर ने बोला, मुझे वो बात अभी तक याद है, सर ये मेरे बेटी है, इनका अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, इनका क्लास शुरू हो गया। मतलब वो इंग्लिश में बता रहे थे। तो सर इनका क्लास शुरू हो गया, अगर जा नहीं पाएगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, फर्स्ट सेम का डेट आ गया, किसी भी तरह इनका वीसा कर दीजिए, वो मेरे बेटी है। तो ऐसा बोला, तो बोला कि नहीं होगा, ऐसे रिक्वेस्ट से नहीं होता। सर हमने छोड़ दिया। फिर हम लोग दुखी मन से होटल आ गए। होटल आके दिन भर खाए नहीं, 2-3 बज गए, रास्ते में कुछ खाया और आते सो गए। फिर शाम को उनके पास मेल आया कि आपका वॉक इन इंटरव्यू नेक्स्ट डे मिल गया। तो तुरंत दीपक को फोन किया, दीपक जी को फोन किया, बोला कि चलो आप जाना, इतना परिश्रम आपने किया, इतना एफर्ट दिया, तो उसका कुछ तो काम हुआ। सेकेंड नेक्स्ट डे हम लोग गए इंटरव्यू के लिए, नहीं से डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा किए। फिर बोले कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो इधर डिपॉजिट करके जाओ, फिर वीसा का इंटरव्यू का डेट आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। तो इसके बाद 15 दिन के बाद वीसा इंटरव्यू का डेट आया, और उसके 5 दिन के बाद वीसा वे दिए। तो स्मूथ नहीं था, एक्चुअली क्वाइट इम्पॉसिबल एक टास्क था, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश को लेकर कुछ इशू हो रहा था। नेपाल जेंजी का कुछ हुआ ना, तो हम लोग जब 2 दिन वीएफएस गए ना, पूरा नेपाली लोगों से भरा हुआ था वीएफएस। उन लोगों का वीजा एकदम धड़ाधड़ रिजेक्ट हो गया, और उनके वजह से शायद इनका कुछ प्रोग्राम डिले हो गया। बहुत सारा बच्चा ऐसा था जिनको आई क्लियरेंस मिल गया, लेकिन वीसा के लिए उन लोगों का सारे का यही प्रॉब्लम हो गया। बस यही था, बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कलिंग एकदम ठीक था। वो इंटरव्यू फेज से लेकर 5 दिन जब तक वीजा आया, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा टेंशन में बहुत रहे टेंशन था, बहुत टेंशन था। और दीपक जी भी बोल रहे थे कि हाँ आप लोगों का शायद इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि यार और इतना टाइम नहीं है, सारे 15 दिन के अंदर जो आईमेट क्लियर कर दिए हैं उनका वीसा आ जाएगा। लेकिन दिन 7-8 दिन के बाद हमको मेल आया कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर हम इंटरव्यू देने के लिए गए, और उसके 4-5 दिन के बाद वीसा आ गया। एंड देन कैसा था वो मोमेंट जब वीजा आया? वो तो मैं वीडियो में रिकॉर्ड करके रखी, जो मतलब जिस दिन ईमेल आया, जिस दिन वीसा आया,
उन्होंने उसका एक वीडियो भी बनाई थी वो कि मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली में कोई मतलब अपने बच्चे को बाहर भेजता है वो भी अपनी मेरिट से जा रही है फुल स्कॉलरशिप से बहुत बड़ी बात हो जाती है इन सब के लिए और लास्ट 9 मंथ हम लोग किस तरह से गुजारे हैं हम लोग ही जानते हैं हमारे एक एक दिन मतलब एक मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा नहीं होगा पीछे हट जाओ हो गया भगवान की कृपा से आप लोग भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प एक पासपोर्ट का भी बहुत इशू बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज में issue हुआ है मतलब पासपोर्ट करवाने गए तो पासपोर्ट का जो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हम जैसे हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके गए पहले दिन रिजेक्ट होनी ये सब डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं है ये लेके आओ तो एक्चुअली वोटर कार्ड इनका 18 प्लस हो गया था वोटर कार्ड नहीं था वोटर कार्ड नहीं बनाया था वोटर कार्ड बनाने के लिए दिया था तो वोटर कार्ड का एक मतलब एक कॉपी ब्लॉक ऑफिस से लिया वो ओरिजिनल नहीं है वो वहां से निकाला उसको लेमिनेशन करके फिर पासपोर्ट ऑफिस में डाला बोला नहीं ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल तो 3-4 महीने के बाद मिलेगा तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा ये प्री एडमिट का है तो फिर बोला कि हाँ मैंने बोला कि सर कोई तो रास्ता होगा क्या माइनर नहीं जाते विदेश बोला कि हाँ आप एक काम करो इनका बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ तो बर्थ सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट लेके ये डिजिटल नहीं है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट और रांची में हुई है डिजिटल करने के लिए 2-3 बार यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है रांची जहाँ उनका बर्थ प्लेस है फिर मैंने रांची में पता किया बोला कि ये 15-20 दिन लग जाएगा आपको आज जमा करेंगे तो 15-20 दिन के बाद मिलेगा और मेरे पास टाइम नहीं था 5 दिन के अंदर मुझे चाहिए होगा तो मैं तुरंत गया रांची यहाँ से कार लेके और वहां जाके कुछ इंतजाम हुआ ऐसा 2 दिन के अंदर मिल गया फिर लेके आके पासपोर्ट ये वो अप्लाई कर पासपोर्ट चाहिए तब नहीं मतलब उस प्रोसीड्योर में हम लोगों को 1.5 से 2 महीना बराबर नहीं आते थे कैसे होगा करेंगे कैसे फिर वो टेंस सिचुएशन वीजा नहीं आ रहा मतलब तब भी ऐसा ही हो रहा था कि वीजा मिलेगा कि नहीं वीजा मिलेगा कि नहीं बहुत सारा रिजेक्शन होता है तो सारे प्रिपरेशन हो रखे थे फिर एंड मोमेंट में टिकट नहीं बुक किया था और फिर जब वीजा मिला उसी दिन हमने टिकट बुक कर अगेन ये सारी चीजें भी मेक सेंस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप चेस कर रहे हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्योंकि दोनों उनको इटली में पूरे होंगे अभी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूरोप की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है that is somehow a bit better अपडेट रहेगा उनकी बहुत सारा गूगल एक्सपोजर पड़ेगा बहुत सारा they will get a lot of अब that brings me to my next question sir Suvecha already she has started her studies I think उन्होंने जनवरी फरवरी के टाइम पे फरवरी 5 को उन्होंने वहाँ पे फ्लाई किया तो एज अ पेरेंट जिन्होंने अपने कैंडिडेट लाइक बच्चे को ऑलरेडी वहाँ पे भेजा हुआ है हाउ इज थिंग्स ओवर देयर कैटानिया कैसा है हाउ इज इट इज एज अ प्लेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुबेशा का एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या है एंड आपके फैमिली रिलेशंस में वो कैसा इम्पैक्ट हुआ आफ्टर शी फ्लू ओवर देयर क्योंकि टाइम अभी कम दे पा रहे होंगे बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे मेडिसिन स्टडीज इज अ टफ फॉर अ कैंडिडेट तो बहुत सारा टाइम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रैक्टिकल थ्योरीज बहुत सारे पेपर्स बहुत सारे सब्जेक्ट सो आफ्टर शी मूव्ड ओवर देयर अभी उनका जर्नी कैसा है एंड एज अ पेरेंट आपका अभी व्हाट इज योर करंट सिनेरियो एंड थिंकिंग प्रोसेस नहीं सबसे जो ज्यादा मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि प्रोफेसर लोग बहुत ही हेल्पफुल है बहुत ही अपना अपना पर्सनल नंबर दे के रखते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो बार बार पूछते हैं और एक बात है मतलब कभी भी ऐसा होता है कि उससे एक भी एग्जाम थोड़ा सा खराब हो जाता है मतलब नंबर जो आना चाहिए 1-2 थोड़ा सा कम अगर हो जाता है तो रीटेस्ट का भी ब्लॉक हुए हैं तो फिर से एग्जाम देना फिर ये करना कौन की ज्यादा मतलब हम लोग इतना सोचे भी नहीं थे वहाँ का मतलब पढ़ने लिखने का यूनिवर्सिटी तो बहुत ही अच्छा है और सबसे ज्यादा अच्छे हैं सीनियर लोग सीनियर को बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं बहुत ही एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चे लोग को ये जो प्रॉब्लम है मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम ये सीनियर लोग प्रोफेसर के सामने लाते हैं ये सब सॉर्ट आउट करते हैं वो और बहुत ही मतलब हम लोग तो एकदम सेटिस्फाइड है मतलब एक बार मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि इन लोगों का 20 नवंबर का लास्ट पहुंचने का डेट था तो ये फिर तक हाँ पहुंचे नहीं उनका फर्स्ट क्लास था शायद 8th या 9th को उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किए ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड किए हैं ये पूरा क्रेडिट जाता है उन लोगों का सीनियर पे जो इंडिया में हम लोगों को मिलता है एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हूँ तो यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल का इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और अदर्स कॉलेजेस में
सीनियर लोग क्या करते हैं, रैगिंग बैठे, और उधर सीनियर्स लोग क्या किया, इन लोगों का ऑनलाइन क्लास का अरेंज किया मतलब ऐसा कोई ऑनलाइन क्लास होता नहीं उनका, जबरदस्ती प्रोफेसर से बात कर करके ऑनलाइन क्लास का। क्योंकि अटेंडेंस तो मायने रखते हैं ना, ये स्टूडेंट अटेंडेंस बहुत तो ऐसा सीनियर मिला हम लोगों को, यूरोपियन भी हो सकता है, नॉन यूरोपियन भी हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसा सीनियर है उन लोगों का। और प्रोफेसर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, टेक रीटेक एग्जाम का कोई भी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम होता है कि वो एक्चुअली उनका एक्सेंट जो है वो इटालियन एक्सेंट है, इन लोगों को इंडियन को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर उसने बोला कि सर आपका वो लेक्चर का पार्ट मैंने समझा नहीं, तो 1-to-1 बिठा के वो क्लियर कर देता है, बहुत अच्छा है। और यूनिवर्सिटी का माहौल जो है वो भी बहुत अच्छा है, हम लोग वीडियो से देखते हैं, आपका वीडियो कॉल आता है तो देखते हैं। और जैसे आपने पूछा कि उनका लाइफ कैसा चल रहा है, पहला 7-10 दिन तो बहुत हुए, और खाना वाना पूरा जो मतलब रेडीमेड था वही है, और हम लोग का भी हालत खराब था, मेरा उसका उसका छोटी बहन, फिर नानी दादी सारे रो रहे थे, तो कि पहले कभी छोड़े नहीं ना उनको। तो उसके बाद से कॉलेज जाने लगे, दोस्त बनने लगे, कुछ दोस्त का अच्छा ग्रुप बन कुछ गया दोस्त इसका। का बर्थडे हुआ तो मस्ती किए, होली में मस्ती किए, सीनियर लोग आए, सीनियर लोग participate इसको किए, पार्टिसिपेट जैसे किए, खराब नहीं वो। तो बोला पापा रंग लगा के हम लोग ने मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे, तो इटालियन लोग ऐसे हमको देख रहे थे, क्या कर रहे हैं, मुंह में इतना रंग क्यों है, ये कहाँ का त्योहार है। तो अभी ठीक है, अभी वो खाना बनाने के लिए मतलब वो खाना बनाना बहुत पसंद करते हैं, अभी खुद का खाना बना लेती है, जो टाइप का खाना बना लेती है, और अच्छा है, रोज बात वीडियो कॉल होता ही रहता है, अच्छा है। तो आप अभी यू आर एट पीस, Exactly. एकदम। यू आर वेरी हैप्पी फॉर हर एज योर व्हाटएवर द पॉइंट ऑफ एक्शन। हम लोग जो सोचे थे वो फुलफिल हुआ, तो हम लोग इतना भी नहीं सोचे थे, इतना ज्यादा कि प्लस हम लोग सोचे थे कि पता नहीं वो एडजस्ट कर पाएगी, कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, वहाँ दोस्त कैसे बनाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब खासकर इटालियन लोग, मतलब आके मतलब हेल्प करते हैं, हाँ बहुत ही हेल्प करते हैं, मतलब वो लोग जानते भी है कि स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं। हमें भी पेरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इटली एज ए कंट्री कैसा है, हाउ आर द पीपल ओवर देयर, आर दे कंजर्वेटिव रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, बहुत ही हेल्पफुल। तो हम भी सेम आंसर देते हैं, दे आर इट्स अ टूरिस्ट कंट्री, दे आर वेरी वेलकमिंग एंड फ्रेंडली पीपल। सो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आर दे पिट रेसिज्म है वहां पे, या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सुबेशन अभी ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जो प्रॉब्लम होगा, जो मतलब इंडिया से जा रहा है उनका एक प्रॉब्लम हो सकता है कि खाना इंडिया का जैसा नहीं मिला, वो तो आप कहीं भी जाओ वहाँ पे ही एक ही प्रॉब्लम है, खाना इंडिया का जैसा नहीं मिलेगा, तो उसको अगर नजरअंदाज कर सकते हो तो बहुत अच्छा कंट्री। आप खाना घर में बना लेते हो इंडिया का, कोई दिक्कत नहीं है, आप होटल में जाके इंडियन खाना ढूंढोगे तो मिलेगा, स्पाइसी लेवल वगैरह सब कुछ प्रिफर करेगा। वो तो उसका कंट्री है, उनका कल्चर है, वो तो नहीं मिलेगा। एंड एज अ स्टूडेंट लाइफ मुझे क्या फील होता है, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी विल बी योर एजुकेशन, एवरीथिंग एल्स इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड। मेरी शुरुआत के दिनों में दिक्कत होगा, बट बाद में डाउन द लाइन आफ्टर 20 days या 30 days इट विल बी अ हैबिट। वो 4-5 केले से दिन चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है खाना, मेरा टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई इतना ये ज्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, She also और भाषा रचना का ये सब हमारे बहुत ही अच्छे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस जो देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स इसमें, सो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जो एंटायर जर्नी, इसमें आपका सबसे हाई मोमेंट क्या था एंड सबसे लो मोमेंट क्या था? मतलब अगेन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, इट्स अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो ये पूरे फेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके सबसे इमोशनली व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट एंड इमोशनली व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट फॉर बोथ ऑफ यू एज फैंस? एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो जो एंड मोमेंट था कि उनको वीसा मिल गया, वही हमारे लिए सबसे मतलब जो सेटिस्फैक्टरी मोमेंट था वही। और सबसे लो जा रहा था मैं जब वीसा का स्लॉट नहीं मिल रहा, तो एक्चुअली तब करीबों की कुछ करने का था नहीं, स्लॉट उनको भी नहीं मिल रहा था, और उन लोग हार्ड एंड फर्स्ट ट्राई कर रहे थे कि किसी भी तरह एक स्लॉट मिल जाए। और
मेरा यहाँ कुछ करने का था नहीं, मतलब एज ए नॉर्मल सिटीजन मैं क्या कर सकता हूँ, उनका स्लॉट दिलाने में मेरा कोई मदद नहीं करी था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब मेरा बहुत लो जा रहा था कि बेटी का इतना एफर्ट उसने दिया, इतना फाइनेंशियली इतना हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे जाके स्लॉट नहीं मिला, वीसा नहीं मिला, उन लोगों का लास्ट डेट ऑफ एंट्री जो था वो भी नजदीक आ रहा था। तो वो मेरा बहुत मतलब डाउन जा रहा था, क्या करे क्या करे। तब जाके वो वकील का ऑप्शन मिला और उसकी मैं हमको क्लिक कर गया। What about you? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मतलब जो मतलब थोड़ा-सा मैं टेंशन में आ गई थी जब दुबई का जब स्लॉट मिला तब तो मैं तो रोने ही लगी थी क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, बाहर के लोगों से कुछ है। जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं पापा बाहर 1 घंटा खड़े रहते हैं। तो दिल्ली में हम वही प्लान किए थे दिल्ली में एग्ज़ाम देगी उसके पापा बाहर आएँगे वो एग्ज़ाम ठीक-ठाक दे देगी आ जाएगी। जब मुझे पता चला कि दुबई में हुआ तब तो मैं श्योर हो गई कि एग्ज़ाम में पास नहीं होगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा नर्वस रहती है या टेंस रहती है। तो ये थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी लेकिन वो फुल एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। वो फुल एक्साइटेड थी। वो थोड़ा-सा नहीं था लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। और उसी का जो चीज़ है वो जब वीज़ा आया तब बस हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही बस ये है अच्छा पल और उससे भी अच्छा पल ये है जो मेरी बेटी अभी ईद करी है। सबसे अच्छा पल मतलब वो जो 9 मंथ का जो है उस वो थोड़ा-सा एकदम स्ट्रेस रिलीफ अभी हम लोग देख रहे हैं उसको वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। बहुत ही खुश है, अच्छी है, खाना-वाना बनाती है, जो भी बनाती है, वीडियो कॉल में दिखाती है। ये अभी हम लोग बहुत पीसफुल टाइम बीत रहे And as a parent, you हाँ। must be proud of her. Yeah. So, अभी मैं एक like I'll take the society into consideration एक क्वेश्चन उस पर रिएक्ट करूँगा। आज भी अगर हम बहुत सारे न्यूज़ेस ऐसे आते हैं, बहुत सारे सुनने में मिलते हैं कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को जब एज अ टॉपिक लिया जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बैक फुटी हैं। पार्ट्स देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे आज भी गर्ल्स को एजुकेशन का जो राइट है वो दिया नहीं जाता। एंड बंगाल में हमें ऑलरेडी वी हैव एन आइडिया कि हमेशा द गर्ल्स आर द वन जो लीड करते हैं, दे आर द फ्रंटियर्स। एंड आपने ना सिर्फ एजुकेशन के लिए सपोर्ट बल्कि उनको अकेले अब्रॉड छोड़ने का डिसीजन में भी उनको पूरा 100%। सो आपके पर्सपेक्टिव से सर डज दिस मेंटेलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट इन योर सराउंडिंग्स? आपके एक्सपीरियंस, आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है जहाँ पे एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अभी भी एक टाबू करके लोगों ने इनको रखा होता है? बिल्कुल, ये तो मतलब जो सोसाइटी में हम लोग बिलोंग करते हैं, जो सोसाइटी से, वहाँ तो ऐसा है, चालू है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मेरा 2 बेटी है, उन लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग बेटी है। तो जो भी पढ़ना चाहे, हमारे लिए खुला छूट था। तुमको जो भी करियर चूज़ करना है, तुम चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली 8-9 क्लास 8-9 स्टैंडर्ड में जब शुभेच्छा पढ़ रही थी, तब उन्होंने डिसाइड किया था, मैं शेफ़ बनूँगा, ये होटल मैनेजमेंट पढ़ना है। तो मैंने उसको समझाया कि देखो बेटा, इसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका कितना आगे तक जाओगे। मेरा बहुत सारा दोस्त है जो इसी इंडस्ट्री में है, ऑटो इंडस्ट्री में है, तो एक कॉन्टिनेंटल सेफ बन के रह जाओगे, तो उसके बाद क्या? हाँ, तो फिर एक्चुअली बच्चा जब होता है ना, तब उनका जो भी देखता है वही बनने का मन करता है। तो धीरे धीरे 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में जब वो आया, तो उनका मैंने देखा कि उनका जो रुझान है वो पूरा मेडिकल की तरफ जा रहा है। तो हम लोग कभी कहीं ना कहीं एक था ऐसा सपना कि अगर बेटी मेडिकल पढ़ना चाहे तो हम लोग छोड़। जब उन्होंने बोला कि पापा मेडिकल पढ़ना है, उन्होंने हाँ पढ़ो। 11 से उन्होंने मैथ नहीं दिया, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मुझे पूरा इसी 3 सब्जेक्ट में रहना है और जो भी एक्स्ट्रा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ता है वो देखिए। तो उनका मेरे और इनके तरफ से मतलब पूरा खुला छूट था कि तुम जो पढ़ना चाहो, जहाँ पढ़ना चाहो। ऐसा नहीं कि तुम्हें इंडिया पढ़ना है या मेरे छोटा टाउन है या वेस्ट बंगाल के अंदर पढ़ना है या इंडिया कहीं भी जा सकते हो। जहाँ पढ़ना चाहते हो जा सकते हो। जब देखा कि नीट का ऐसा हाल है और लास्ट ईयर जो एग्जाम में उनका मतलब जो एग्जाम के बाद उन्होंने आईबैट का डिसीजन लिया, उस साल फिजिक्स का क्वेश्चन आप सुने होंगे, बहुत टफ था। ये बहुत टफ था। तो तब जाके उन्होंने बोला कि बाबा वही तो मास्टर्स करने के लिए मुझे बाहर तो जाना ही है, तो पहले क्यों नहीं जाओ। मैं चलो कैसा अवसर है,
फिर ऑप्शन दिखाया। तो अब सोसाइटी का वो तो रहता ही है, वो आप जो भी करे जैसा भी करे वो तो जजमेंटल तो होते ही हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को ही देते हैं, जो भी वो फील्डिंग लगते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो सब हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर ही करते हैं। वो सब ध्यान करने से तो आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। बस वही। तो सर जैसे कि आप जानते हैं मैम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के पास ये पॉडकास्ट आके पहुंचे who are actually planning for their studies abroad, मेडिसिन के लिए प्लान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, that's a different distributed है, जो अब्रॉड जाने का भी सपना देख रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है अवेलेबल, बहुत रिसर्च कर रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडिया को पता होगा सून नीट खत्म होने वाला है 2026 शेड्यूल्ड ऑन द May 1st week। तो एज अ पेरेंट जिन्होंने सक्सेसफुली अपने डॉटर को भेजा who is studying in good ranking university, जनरल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, who are planning for their education, like what would be your advice, especially like taking the female candidates into the consideration, the girl childs who are looking for the abroad education? नहीं, एडवाइस बोले तो मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने लड़का या लड़की किसी को भेजना चाहते हो तो एज ए जेंडर बेस्ड ना होने का है, और मतलब जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले कोई पेरेंट ये प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, इतना इसका पेपर वर्क है ना। और जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है, इसका पेपर वर्क जो है वो किसी को मतलब उसको जिम्मेवारी किसी को देना है, बाकी पढ़ाई जो है वो बच्चा करेगा, फाइनेंस का जो है वो पापा मम्मी देखेगा। लेकिन जो मतलब उनका पेपर वर्क है, उनके लिए कोई एजेंसी का हेल्प ले तो बेहतर रहेगा। और इटली में, खासकर इटली में जाके कोई दिक्कत नहीं है, जिप्पल भी है, बहुत से भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ट्रेवलिंग। वहाँ का जो है सारे उनका बस कार्ड मिल जाता है, मेट्रो कार्ड मिल जाता है, कहीं भी उनका कोई जाने आने का कोई खर्चा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। Okay. Again, sir, sir and ma'am both, I would like to thank you for investing so much of your time. I'm completely aware it's a holiday for you, so you are able to give so much time to us. We are really grateful and thankful of that. And I just have two more quick questions before we wrap it up. ये podcast खत्म करेंगे। जैसे आपने पूरा प्रोसेस हमारे साथ एक्सपीरियंस किया विद कलिंगा यूरो A to Z, आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एग्जामिनेशन से लेकर टेस्ट सेंटर असिस्टेंट से लेकर आपका वीजा से लेकर बच्चा वहां पहुंचने तक, सो यू आर ए पार्ट ऑफ इट, एंड आपसे बेटर ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा। Would you recommend us to the candidates who are planning for their education abroad or who are planning to pursue their medicine in Italy? मैंने ऑलरेडी 3-4 मेरा दोस्त है जो पूछ रहे थे कि एक्चुअली हम रोज फ्रेंड्स हैं, तो मेरा बच्चा क्या पढ़ते हैं, उनका बच्चा क्या पढ़ते हैं, ये सब आसपास में मतलब आपस में बात होता रहता है। तो मैंने मेरा जितना भी फ्रेंड्स है उनको बोला कि ऐसा करते, तो 3-4 रिकमेंडेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है कलिंगा का, और उनको फ़ोन नंबर भी दे दिया है। तो देखते हैं उन लोगों से अगर आपका जमता है। और सबसे जो बड़ी बात है, मतलब हम लोग खासकर ज़्यादातर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं से आते हैं। तो मतलब एक स्कॉलरशिप का जो अपॉर्चुनिटी है ये मिलना इतना इजी नहीं होता। मतलब हम लोग जब सुने तो हम लोग तो कभी सोच ही भी नहीं सकते थे कि बाहर जाके बच्चे पढ़ेंगे, फॉरेन कंट्री में बच्चे पढ़ेंगे। तो जब हम लोग जाने कि ऐसे स्कॉलरशिप का जो फैसिलिटीज़ है, इस तरह से बच्चे भेज सकते हैं, तो हम लोग भी मतलब पहली बार तो, और शुभेच्छा मतलब फर्स्ट बार यहाँ पर हम लोग जब अपर टाउन में रहते हैं, मतलब उसको देख के बहुत सारे बच्चे भी इंस्पायर हुए, बहुत सारे पेरेंट्स भी सोचे कि हाँ हम लोग भी भेज सकते हैं, अगर शुभेच्छा जा सकती है अकेले तो मेरी बेटी भी जा सकती है। तो ये अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, प्राउड मोमेंट होता है वो, और कुछ नहीं। So, sir, this will be the very last question of the podcast. जैसे कि I would like to take a final feedback from you. जैसे कि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हमारे जो को-फाउंडर हैं मिस्टर जोनेस, he lives in यूरोप, वो फिजिकली ये पॉडकास्ट के लिए प्रेजेंट होते, बट बिकॉज ही इज़ नॉट स्टेइंग ओवर हियर, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप लोग के साथ ही पॉडकास्ट करने का। सो आपका एक फाइनल फीडबैक मैं लेना चाहूँगा रिगार्डिंग एवरीथिंग। आपका एक मैसेज क्या हमारे टीम के लिए रहेगा, इवन हमारे को-फाउंडर देखेंगे ये पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स या
any suggestion that comes in your mind जो आप हमारे टीम को दे सकेंगे, क्योंकि आई विल ट्राई टू, मतलब मैं टीम को भी ये वीडियो ऑब्वियसली आई विल मेक देम सी द पॉडकास्ट, मैं उनको दिखाऊंगा, बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट देने के लिए। सो आप कुछ ऐसा इंसाइट्स दे सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स का, या एज अ पेरेंट एनी सजेशंस, वी आर ओपन फॉर इट। ऐसे कुछ खास है नहीं सजेशंस, मतलब आप जो कर रहे हो वो बहुत बेहतर कर रहे हो। मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ कि एक्चुअली हम लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं ना, तो हम लोगों को चिंता रहता है, और आप लोग भी ये बात को भी समझते हैं कि पेरेंट्स कैसे ईगर होके या पेरेंट्स कैसे टेंशन से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करता है। तो जब भी आपको ऐसा होता है, आप पहले भी बोल चुके हो कि एक एक बंदे का एक एक घंटे में 30-32 फोन आता है, तो बहुत नेचुरल है कि सारे फोन को एक साथ लेना या सारे को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि आपका जो पेरेंट्स के साथ या स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का टाइम है, उसका कुछ ऐसा शेड्यूल कर देना कि आप पेरेंट्स तो अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो 1:30 से 3 बजे तक दोपहर को, या शाम का एक घंटा, तो उसी टाइम पे सारे फ़ोन्स आएंगे और उनका आंसर्स भी आपको तभी देना पड़ेगा। दिन भर हम लोग परेशान नहीं करेंगे, और आप लोगों को भी पता है कि इस 1.5 घंटे में मुझे पेरेंट्स के साथ बात करना है और उनको सेटिस्फाई करना है। तो ये एक मेरा सजेशन है, आप देख सकते हो। बस और खास कुछ नहीं। Definitely, sir. We'll take this as a very constructive feedback, and I'll ask the team to make these improvements ताकि ये जो connectivity है parents के साथ, we can schedule some timings, या फिर इसको थोड़ा सा process को कैसे improve कर सकते हैं हम लोग। And again, sir, I would like to thank you, ma'am, you as well. आपने अपना इतना valuable time दिया ये podcast के लिए, to spare your time for Kalinga Euro. It's a holiday again, I'm aware of it. फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड इसमें करना इज मोर इम्पोर्टेंट, बट एनीवेज थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।